गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में पढ़ा था। लैरिंग्स के कार्टिलेजेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जो लैरिंग्स के कार्टिलेज थे। हमने लैरिंग्स के कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था। 3 जो थे वो अनपेयर्ड थे, 3 जो थे वो पेयर्ड थे। तो टोटल 9 कार्टिलेजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैरिंग्स के लिए। ठीक है। तो जो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस थे वो कौन कौन से थे? थायराइड, एपिग्लोटिस एंड क्रिकॉइड। और जो पेयर्ड हैं वो कौन कौन से? एरिथनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट। ये 3 हैं। ठीक है। तो कार्टिलेजेस के बारे में हमने पढ़ा। तो अब जो कार्टिलेजेस हैं उनके बारे में वन बाय वन जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात आती है एरिथनॉइड की। एरिथनॉइड कार्टिलेज की बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो जो वोकल फोल्ड्स हैं जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, ठीक है, वो इस तरह से कितना प्रेशर लगेगा, किस पोजीशन में रहेंगे, इस चीज़ को प्रभावित करता है एरिथनॉइड कार्टिलेज। ठीक है। इस कारण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज है। तो हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं या हमारे वोकल फोल्ड्स जो हैं वो उनकी पोजीशन को, उनकी पोजीशनिंग को, उनके ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा इसको जो है इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। दे इन्फ्लुएंस चेंजेस इन पोजीशन एंड टेंशन। टेंशन मतलब कितना दबाव पड़ रहा है। ठीक है। सो चेंजेस इन पोजीशन एंड टेंशन ऑफ द वोकल फोल्ड्स। ठीक है। वोकल फोल्ड्स पे किस पोजीशन में है, उस पर कितना टेंशन पड़ रहा है, कितना दबाव पड़ रहा है, ये सारी चीज़ों को प्रभावित करता है एरिथनॉइड कार्टिलेज। ठीक है। अब एरिथनॉइड कार्टिलेज की बात करें तो वोकल फोल्ड्स के सुपीरियर साइड में या मतलब अपर साइड में जो लाइनिंग होती है लैरिंग्स की वो नॉन केराटिनाइज्ड होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं लाइनिंग ऑफ लैरिंग्स। लाइनिंग मतलब कवरिंग, इंटरनल कवरिंग। ठीक है। लाइनिंग ऑफ लैरिंग्स सुपीरियर टू वोकल फोल्ड्स। Superior to the vocal folds are non-keratinized. Non-keratinized होते हैं और किससे बने होते हैं? Stratified squamous epithelium से। Non-keratinized stratified squamous epithelium इससे बने हुए होते हैं। सो लैरिंग्स की जो लाइनिंग है वोकल फोल्ड्स के बाहर, सुपेरियर मतलब कि आगे की तरफ या ऊपर की तरफ, वो जो है नॉन केराटिनाइज्ड होती है। केराटिन की लेयर नहीं होती, वहाँ पे केराटिन नहीं मौजूद होता है। और कैसी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। ठीक है। उसके बाद लाइनिंग जो कि इंफीरियर है वोकल कॉर्ड से। ठीक है। सो लाइनिंग of larynx inferior मतलब नीचे, inferior to the vocal folds। lining of larynx inferior to the vocal folds are pseudo stratified। ठीक है। folds are pseudo stratified ciliated columnar epithelium। ciliated सीलिया मौजूद रहता है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम।
ठीक है। सीलिएटेड आ गया मतलब सीलिया जो है वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, अच्छा यहाँ पे गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं, बेसल सेल्स मौजूद होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद जो गॉबलेट सेल म्यूकस का प्रोडक्शन करता है, हाँ, म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय गॉबलेट सेल हेल्प ट्रैप डस्ट। अब ये जो गॉबलेट सेल से म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूस्ड बाय गॉबलेट सेल्स हेल्प्स टू ट्रैप डस्ट, ठीक है। मतलब जो डस्ट पार्टिकल एयर के थ्रू अंदर आ जाते हैं उसको ट्रैप करने के लिए ये जो गॉबलेट सेल है ये म्यूकस सिक्रीट करता है। अब एयर पार्टिकल्स जो हैं, एयर में जो कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं कंटामिनेशन के तौर पे, वो कई ऊपर ही फिल्टर हो जाते हैं, पर कई बार जब वो अंदर तक चले जाते हैं तो उसको वहाँ पे गॉबलेट सेल्स जो है वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, हाँ, सीलिया मौजूद रहता है, सीलिएटेड बोला गया ना, तो सीलिया का काम क्या रहता है? सीलिया जो है वो रेगुलर मूवमेंट करता रहता है, तो सीलिया प्रेजेंट टू मूव म्यूकस, म्यूकस आगे की तरफ बढ़ता रहे इसके लिए सीलिया वर्क करता है। सीलिया प्रेजेंट टू मूव म्यूकस, म्यूकस को आगे बढ़ाने के लिए सीलिया जो है रेगुलर मूवमेंट करता रहता है। सो ये जो इंफीरियर लाइनिंग है यहाँ पे गॉबलेट सेल, बेसल सेल्स, ये सारे सेल्स जो हैं मौजूद रहते हैं, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, गॉबलेट सेल्स, बेसल सेल्स आर प्रेजेंट, गॉबलेट सेल, बेसल सेल ये जो है मौजूद रहते हैं, ठीक। ये तो था आपका एरेटनॉइड कार्टिलेज। उसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं, दैट इज थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज जिसको अपन एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, थायराइड कार्टिलेज इसको अपन एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्यूज्ड प्लेट्स, 2 प्लेट्स मौजूद रहती हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्यूज्ड प्लेट्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। Two fused plates of hyaline cartilage that forms the anterior wall of the larynx. This forms the anterior wall of larynx. अब यहाँ पे जो थायराइड कार्टिलेज है ये क्या होता है? 2 प्लेट हैं, मतलब एक फ्लैट सरफेस, दूसरा फ्लैट सरफेस, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो 2 सरफेस हैं, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ गए, ठीक। अब ये इस तरह से जुड़ गए और ये आगे की तरफ रहते हैं, एंटीरियर रीजन पे है, एंटीरियर रीजन पे है। तो एंटीरियर वॉल पे जब ये आगे की तरह से जुड़े रहते हैं ना, तो ये एक तरह का ट्राइंगुलर शेप जो है प्रोवाइड कराते हैं लैरिंग्स को। ये थायराइड कार्टिलेज के कारण ही लैरिंग्स का जो शेप है वो ट्राइंगुलर दिखता है, ठीक है। उसके बाद मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, बट मेल के अंदर ये जो है ज़्यादा डेवलप्ड रहते हैं, ठीक है। मेल के अंदर डेवलप क्या, मेल के अंदर लार्ज रहते हैं, बड़े रहते हैं,
नॉर्मली लार्जर इन मेल्स। मेल्स के अंदर बड़े क्यों रहते हैं? जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन ऑन इट्स ग्रोथ, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन ड्यूरिंग ग्रोथ के समय। ठीक है। सो ग्रोथ के समय ये जो कार्टिलेज या एडम्स एप्पल है ये क्या होता है? मेल के अंदर ज़्यादा डेवलप्ड दिखता है या ज़्यादा बड़ा दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन जो हैं वो ग्रोथ के समय, प्यूबर्टी के टाइम पे उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस की अगर अपन बात करें तो लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ लार्ज लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। बड़ा सा होता है, लीफ की तरह पत्तेकार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज का होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का होता है, ठीक है। लीफ शेप स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का होता है, उसके साथ साथ एपिथेलियम से पूरी तरह से घिरा होता है, कवर्ड बाय एपिथेलियम, ओके। कवर्ड बाय, इट इज कवर्ड बाय एपिथेलियम, एपिथेलियम से घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब ये एपिग्लॉटिस होता क्या? इट इज लिड ओवर दी ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर की लिड है, ग्लॉटिस के ऊपर का ढक्कन है। और ये ग्लॉटिस का ढक्कन कैसे है? ग्लॉटिस क्या करता है? जो खाना हम खा रहे हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकता है। एक तरह से एपिग्लॉटिस ढक्कन का जो काम कर रहा है, दैट मीन्स कि जब हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ना जाके हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाए, हमारे ईसोफेगस में जाए, ठीक है। इसका ध्यान रखता है, ओके। तो ये तो था आपका थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस। उसके पहले हमने एरेटनॉइड कार्टिलेज के बारे में देखा। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं ट्रैकिया। ये हो गया आपका फेरिंग्स और लैरिंग्स, लैरिंग्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बारे में पढ़ें तो ट्रैकिया मतलब इसको विंड पाइप बोलते हैं, सबको पता है आप लोगों को। ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। सो इट्स ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ठीक है। अब ट्रैकिया के बारे में देखें तो ये क्या है? ट्यूबुलर पैसेज वे है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह ही है ना ट्रैकिया। हमारे यहाँ तक आ रहा है ट्रैकिया, तो ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। सो ये क्या है? ट्यूबुलर पैसेज वे। इट इज अ ट्यूबुलर पैसेज वे फॉर एयर एंड ट्यूबुलर पैसेज वे फॉर एयर एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। 12 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स जो है ये लॉन्ग होता है, ठीक है। एयर इसी में लिखते हैं 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अप्रॉक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ओके। ये इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो होता है और 2.5 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ओके।
प्रेजेंट कहाँ पे रहता है ट्रैकिया? जो हमारा ईसोफेगस है, जो हमारी फूड पाइप है, उसके आगे मौजूद रहता है, ठीक है, एंटीरियर टू द ईसोफेगस, लोकेटेड एंटीरियर टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस से एंटीरियर जो है ये मौजूद रहता है। आपको याद रखना है ईसोफेगस पीछे है, उसके आगे ट्रैकिया है जो कि नीचे तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ट्रैकिया जो है नीचे तक जा रहा है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? लैरिंग्स से शुरू होता है और 5th थोरैसिक वर्टिब्रे जो T5 है वहाँ तक जाता है, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम larynx to 5th thoracic vertebrae T5 तक जो है वो जाता है, ठीक है। 5th thoracic vertebrae कितने होते हैं? थोरैसिक कितने होते हैं? 12 होते हैं, T1 से T12, तो ये 5वें थोरैसिक वर्टिब्रे तक जो है वो जाता है। जैसे अपने होते हैं ना, सर्विकल हो गया, थोरैसिक हो गया, लंबर हो गया, सेक्रल हो गया। तो सर्विकल कहाँ से कहाँ तक? C1 से C8, उसके बाद T1 से T12 हो गया आपका थोरैसिक, फिर लंबर L1 से L5, फिर सेक्रल S1 से S5, ओके। उसके बाद 5th थोरैसिक वर्टिब्रे तक जाता है, डिवाइड करता है ये किसमें? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, divides into right and left primary bronchi। राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में जो है ये डिवाइड करता है, ओके। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे याद रखो कि राइट साइड जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है वो थोड़ा वर्टिकल होता है और साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ये जो है राइट साइड वाला वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा, छोटा होगा, वर्टिकल होगा। जो लेफ्ट साइड वाला, मतलब अब यहाँ से जो आ रही पाइप तो पूरा ही होगा, जो ट्रैकिया है ये, ओके। जो राइट साइड होगा वो ज़्यादा ब्रॉड होगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो लेस ब्रॉड होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा वर्टिकल भी होता है। और ट्रैकिया के अंदर क्या है, इस तरह से रिंग्स मौजूद रहती हैं। ट्रैकिया को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग्स जो है वो मौजूद रहती हैं, ठीक है। ट्रैकिया में सेमी सर्कुलर रिंग्स जो है मौजूद रहती हैं। इसके आगे अगर अपन बात करें हाँ, ट्रैकिया जो है इट इज सपोर्टेड बाय किसके द्वारा सपोर्ट किया? जो रिंग्स है ये इसको सपोर्ट करने का ही काम करती है, ठीक है। सपोर्टेड बाय 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स। सी शेप की रिंग होती है, मतलब कंप्लीट सर्कल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, आगे से घिरा होता है, पीछे से ये ओपन रहता है। और ये पीछे से ओपन रहता है, इसका भी कारण है, ठीक है। रिंग्स ऑफ, ये रिंग्स जो है हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है, हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप रिंग ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। उसके बाद अब ये जो है ट्रैकियल वॉल को सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है। अब ये सेमी सर्कुलर क्यों है, मतलब सी शेप क्यों है, कंप्लीटली पूरी तरह से घेर के क्यों नहीं रखा है? तो आप सबको पता है कि ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया के पीछे क्या मौजूद है? ईसोफेगस मौजूद है। तो ट्रैकिया के पीछे ईसोफेगस मौजूद है। अगर ये कंप्लीटली पूरी तरह से बंद रहेगा तो ईसोफेगस की वॉल जो है इससे टकराएगी, खाने निगलने में प्रॉब्लम होने लगेगी फिर, ठीक है। इसलिए ईसोफेगस के फंक्शनिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वो अपना जो फैलाव है वो ठीक से कर सके। इस कारण से जो ट्रैकिया के पीछे के साइड है वो रिंग जो है वो नहीं रहती। रिंग आगे की तरफ से कवर करके रखती है, पीछे से वो हॉलो रहती है, खाली रहती है, ठीक है। तो ये है कारण सी शेप रिंग का
ये सी शेप है, पूरी तरह से घेर के नहीं रखा है, पीछे से जो है ये खाली रहती है रिंग। ठीक, जैसे कि यहाँ पे रिंग्स है, ये एक रिंग इस तरह से, फिर इसके पीछे ये दूसरी रिंग, फिर इसके पीछे तीसरी रिंग, इस तरह से रिंग है। और ये ईसोफेगस जो है पीछे से जा रहा है, ईसोफेगस जो है पीछे से जो है जाता है और बीच में ट्रैकिया रहता है। ठीक है, इस तरह से फंक्शन जो है चलता रहता है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। ट्रैकिया, विंड पाइप तक हमने पढ़ लिया। स्टार्टिंग में हमने नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया इसके बारे में पढ़ लिया। आगे ब्रोंकाई के बारे में, ब्रोंक्यूल्स के बारे में, लंग्स के बारे में जो पढ़ना है वो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। और होपफुली ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने से पहले रेस्पिरेशन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है लंग्स तक वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे, जो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें शायद हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर पहले भी कंप्लीट हो गया तो ऑनलाइन क्लास में भी हो सकता है वो कंप्लीट हो जाए। सो आज का वीडियो लेक्चर हम इतना रहने देते हैं। हमने अभी ट्रैकिया तक पढ़ लिया। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ब्रोंकाइस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो लेक्चर आप कंटिन्यू देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।